यार, आज रीना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन से आराम कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी तबीयत इतनी खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए खुद खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों चार चार रोटियां खाते हो। बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए चार चार रोटियां बनाएगी तो उसका सर और दर्द हो जाएगा। मैं तो अपना सूप पी लूंगा। पत्नी को आवाज देते हुए महेश कहता है, डार्लिंग तुम्हारे लिए भी सूप बना लूं? नहीं, मुझे सूप नहीं पीना, मेरे लिए कॉफी बना लो। ओके डार्लिंग, अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया। रीना और महेश हॉल में आज चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। घर में एक सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले महेश की अपने घर पर माता पिता से बात हुई। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। माँ का फोन आया कि बेटा, डॉक्टर ने किसी बड़े शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने माता पिता के आने के शब्दों को सुनकर रीना और महेश दोनों ऐसे शांत हो गए जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। रीना और महेश को माता पिता को अपने पास आने से मना करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्या करें, अभी 2 महीने पहले ही दोनों ने अपना घर खरीदा है और घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। बाद में उसे अपने पिताजी से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। 2 महीने पहले ही उसे 3 लाख रुपए दिए थे। अब इतने सारे पैसे लिए हैं तो वह अपने माता पिता को आने से मना भी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वे दोनों अपने बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते थे। रीना तो साफ साफ कह देती थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे स्टेटस के नहीं हैं, पूरे गांव के गंवार लगते हैं। मैं उनको अपने साथ नहीं रखूंगी। 4 लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। महेश कहता है, रीना बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना करूंगा तो माँ को लगेगा कि कुछ दिन पहले हमने इतने सारे पैसे दिए और बेटा हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही माधुरी जी और उनके पति शिव नारायण जी अपने बेटे बहू के पास दिल्ली आ गए। दादा दादी को देखकर 6 साल का पोता आया और अपनी दादी की गोदी चढ़ गया। कभी अपने दादा की गोदी चढ़ता तो कभी अपनी दादी की। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रसोई से निकलकर रीना भी आई और फॉर्मेलिटी के लिए सास ससुर के पैर छूकर रसोई में वापस चली गई। बेटा अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार ही था। उसने भी पैर छुए और कहा, पिताजी अब आप आ गए हैं, चाय नाश्ता करिए, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वह भी निकल गया। बहू रसोई में खड़ी हुई थी। सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की। माधुरी जी बेटे और बहू के घर में पहली बार आई थी, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस कमरे में ठहरना है और कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। पोते से कहते हैं, बेटा वॉशरूम कहाँ है, मुझे जाना है। दादी को वॉशरूम बता देता है। नहाकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गए। उनका सामान भी हॉल में ही रखा हुआ है। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि सामान कहाँ रखना है। सुबह सुबह ही बहू बेटे के घर आ गए थे। बहू ने चाय के साथ 2 बिस्कुट दिए थे। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। बहू तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। माधुरी जी बहू के कमरे में जाती है। बहू आराम से फोन चला रही है। रीना जब से आई हूँ देख रही हूँ, तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैंने अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात तो कर लो। इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। खाना जल्दी से बना लो। माँ जी बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई आप। एक बार पूछ कर आना चाहिए था। अभी रुको, उधर मैं बाहर ही आ रही हूँ। और हमारे इधर इतना जल्दी कोई नहीं खाना खाता है। हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं, अभी 12 ही बजे हैं। और वैसे भी हम दोनों अभी डाइटिंग पर हैं, तो चावल और रोटी तो खाते ही नहीं है, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर फिर धीरे से बड़बड़ाती है, इन दोनों के लिए मुझे रसोई की ऐसी गर्मी में रोटियां सेकनी पड़ेगी। बहू तुम कुछ कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा तेज कहो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। माँ जी तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। बहू की बात सुनकर माधुरी जी को बड़ा बुरा लगा कि बहू के कमरे में आने के लिए भी
अब मुझे पूछना पड़ेगा। बहू से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है। रास्ते में खाने के लिए मठरी और खस्ता बनाकर लाई थी, वही अपने पति को खाने के लिए देती है और उसके बाद दवाई खिला देती है। घंटे भर बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में आकर मूंग की दाल चढ़ा दी। गुस्से में आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। खाने में मूंग की दाल और एक रोटी रखकर ससुर जी को दिया। रोटियां बहुत छोटी छोटी थी और बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब शिव नारायण जी और माधुरी जी ठहरे गांव के आदमी। वहां पर उनकी इतनी मेहनत भी ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा। फिर रोटियां छोटी छोटी थी। शिव नारायण जी की बहू के हाथ की 6 रोटियां खा गए और जब माधुरी जी के खाने की बारी आई तो वह भी 4 रोटियां खा गई। बहू को जब रसोई में 10 रोटियां बनानी पड़ी तो वह चिड़चिड़ा गई, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत आलस आता है और उसके सास ससुर को तो चावल भी नहीं खाते हैं। अपने लिए तो उसे खाना बनाना नहीं था, सास ससुर के लिए ऐसी गर्मी में रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। वह बहुत चिड़चिड़ा रही थी। सबके खाना खा लेने के बाद हॉल में आकर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सारा सामान। 3 बजे मेरे बेटे के टीचर उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं और उसको उधर सोफे पर हॉल में बैठकर ही पढ़ाते हैं। अब इधर तुम्हारा सामान फैला रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और पूरा घर कितना गंदा लग रहा है, तुम लोगों के आने से सारा घर फैल गया है। माँ जी, ये छोटे छोटे बैग उठाकर मेरे साथ आओ। और रीना सास को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। माँ जी, इसी कमरे में अपना सारा सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। माधुरी जी चारों तरफ नजर फैलाती है। पूरे कमरे में घर की बची हुई चीजें रखी थी। अभी नया घर बना है, कुछ लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़े कांच, पेंट के डिब्बे, सभी इसी कमरे में रखे थे। नीचे गद्दा पड़ा है। बहू, कोई और कमरा नहीं है क्या? इस कमरे में तो हम ठीक से लेट भी नहीं पाएंगे, चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज्यादा पेंट की बदबू आ रही है। माँ जी, घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा है, एक मेरे बच्चे का और एक कमरा यह है जो मैंने आपको लोगों को दे दिया। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा नहीं है। इतना कहकर कमरे में चली गई। माधुरी जी अपने कमरे में सामान रख लेती है, पति का हाथ पकड़ कर ले जाती है। दवाई खाने की वजह से शिव नारायण जी को नींद आ गई और वह सो गए। अजी को इस कमरे में बैठने पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बहू बेटे के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आई है, जहां ना तो कोई उनसे ठीक से बात कर रहा है और बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया। बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था। एक पोता था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उसको भी खींचकर जबरदस्ती कमरे में सुला लिया। घर का सुन्नापन उन्हें काट रहा था। थोड़ी देर में माधुरी जी रसोई में पानी लेने के लिए गई तो देखा कमरे में बहू अपने माँ से बात कर रही है। माँ, यह बूढ़ा बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है इन दोनों को अपने पास बुलाना। और पता है माँ, बूढ़ा बुढ़िया 4-4 रोटी खाते हैं, मैं तो इतनी गर्मी में उन्हें 4 रोटी बनाकर पसीना पसीना हो गई। पता नहीं इतने बुढ़ापे पर 4 रोटी कैसे खा जाते हैं। फोन पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर, अगर तेरे सास ससुर 4 रोटी खाती है तो तू 4 रोटी के बराबर उनसे काम भी ले लिया कर। तू उन दोनों को बैठाकर खिलाएगी तो उन्हें तेरे पास बैठकर खाने की आदत बन जाएगी। मैं कहती हूँ तू आज शाम से ही अपने 4 रोटियां वसूलनी शुरू कर दे। माँ की बात सुनकर रीना खुशी से उछल जाती है और कहती है कि माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि कितने दिनों तक बूढ़ा बुढ़िया को मुझे सुबह शाम 4-4 रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेगी। माधुरी जी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि आज बहू के घर आए हैं, पहले ही दिन था और बहू ने एक बार ही खाना खिलाया है, उस पर भी मायके में अपनी माँ से शिकायत लगा दी कि सास ससुर 4-4 रोटियां खाते हैं। आंखों में आंसू आ गए। रसोई से एक गिलास पानी लिया और कमरे में आकर बैठ गई। अब तक उनके पति शिव नारायण जी भी जाग गए थे। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या हुआ भगवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? माधुरी जी की बात को बनाती हुई बोली, मेरी आंख में कोई आंसू वांसू नहीं है, मैं तो बस रसोई में पानी पीने गई थी,
क्योंकि उन्हें पता था अगर अपने पति को बहू की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव चले जाएंगे। और फिर उनके इलाज का क्या होगा? वह तो अपने पति का इलाज कराने के लिए बहू बेटे के पास आई है। भले ही बहू बेटे अब कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने पति का पूरा इलाज करा कर ही जाऊंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय आया, रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा रसोई में आटा लगा दीजिए और फिर लौकी निकाल कर उसको भी अच्छे से काट दीजिए। तब तक मैं भगवान की संध्या आरती करके आती हूँ। माधुरी जी समझ जाती है कि बहू ने उनसे 4 रोटियां वसूलनी शुरू कर दी है। पति के इलाज के लिए माधुरी पति के इलाज के खातिर माधुरी जी चुपचाप रसोई में जाकर आटा लगा देती है और सब्जी काट देती है। जब बहू रोटियां बनाने लगती है तो वह बहू से कहती है, बहू मेरा रात को खाना खाने का मन नहीं है तो मैं रोटियां नहीं खाऊंगी। तुम बस अपने ससुर जी के लिए ही 4 रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। माधुरी जी की बात सुनकर रीना खुश हो गई कि चलो अच्छा है, बुढ़िया रात को खाना नहीं खाएगी तो मुझे 4 रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग खाना खा लेने के बाद अपने अपने कमरे में जाने लगे तो माधुरी जी कहती है, बेटा सुबह ही तुम्हारे पिताजी को अस्पताल लेकर चलना है। तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। पहले भी मैं एक बार गई थी तो सुबह से रात हो गई। रीना अपने पति की तरफ हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही है। ऐसे लग रहा है कि वह सब कुछ जानती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता हो। रीना की बात सुनकर महेश चिड़चिड़ाता हुआ कहता है, माँ मुझे मत समझाइए, मुझे सब पता है। जाओ अपने कमरे में और समय से सो जाओ। माधुरी जी कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन रात का खाना न खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी। अपने छोटे से झोले से मटरी और लड्डू निकालती है और खाने लगती है। शिव नारायण जी कहते हैं कि तुम्हें इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खाना खाने से मना ही क्यों किया था? नहीं, उस समय मेरा खाना खाने का मन नहीं था, पेट पूरा भरा हुआ लग रहा था। लेकिन अब रात को 12 बजे मुझे भूख लग रही है तो इसलिए सोचा कुछ खाकर सोऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं अब शोर नहीं करूंगी। कुछ खाने के बाद ही माधुरी जी को नींद आ गई। शिव नारायण जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं, बहू अस्पताल ले जाने के लिए पूरी और सूखी सब्जी बना देना और थोड़ी ज्यादा सी बना देना, क्योंकि पूरा दिन लगता है। घर से कुछ खाने पीने का ले जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर के खाने से तो अच्छा ही है। रीना महेश की तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, अब इतनी सुबह सुबह उनके लिए पूरी सब्जी कौन बनाएगा? मुझसे इतनी गर्मी में पूरी सब्जी नहीं बनेगी। तुम ही संभालो अपने पिताजी को। महेश कहता है, क्या पिताजी, तुम भी पूरी सब्जी की बात कर रहे हो? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, पूरी सब्जी खाओगे तो और खराब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है, उधर कुछ खरीद कर खा लेना। बेटे की बात सुनकर शिव नारायण जी को उसका मुंह देखते रह गए कि ऐसा भी क्या कह दिया जो बेटा इतना चिड़चिड़ा रहा है। माधुरी जी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अस्पताल में लेकर ही खा लेंगे, तुम घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों घर से बिना कुछ खाए अस्पताल के लिए निकल गए। जाकर सीधा पर्चा वाली लाइन में लग गए। पूरे 2 घंटे लगे पर्चा बनवाने में। गांव में तो वह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट गुलगुला रहा था। बेटा भी पता नहीं फोन पर किस से बात करते हुए कहाँ चला गया। अभी माधुरी जी देखती है कि अस्पताल के बाहर ही एक फल का ठेला है। वह उधर से कुछ फल खरीद लाती है और अपने पति को खाने के लिए देती है और खुद भी केला खा लेती है। अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि शिव नारायण जी के पेट में बड़ी बड़ी पथरी है, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहता है। शाम को जब वह दोनों वापस आए तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। इसी तरह से फल खाकर अपना पूरा दिन निकाला था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यह क्या, इधर तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया। माधुरी जी रसोई में पति के लिए खाना परोसने गई तो रसोई में कुछ बना ही नहीं था। तो वह बैठे हुए बेटे से कहती है, बेटा बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही है। तो महेश कहता है, माँ आज रीना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था,
इसलिए पूरे दिन से रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? और अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही खाना बना लो। वैसे भी तुम दोनों चार चार रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए चार चार रोटियां बनाएगी तो उसका और भी सर दर्द हो जाएगा। मैं तो अपना सूप पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी को आवाज देते हुए महेश कहता है, डार्लिंग तुम्हारे लिए भी सूप बना लूं? नहीं, मैं सूप नहीं पीऊंगी। मेरे लिए कॉफी बना देना। यस डार्लिंग, अभी बना कर लाया। महेश की बात सुनकर शिव नारायण जी को बहुत गुस्सा आता है। कुछ कहने को होते हैं तभी माधुरी जी हाथ पकड़ लेती है। छोड़ो, हम जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं, बाकी कौन सा हमें इधर रुकना है। पूरे दिन से थकी हारी होने के बावजूद भी माँ जी रसोई में अपने पति के लिए खाना बनाती है और अपने लिए दो रोटियां भी बनाती है। बेटे बहू की बातों से दोनों बहुत आहत हुए। शिवनारायण जी कहते हैं कि भगवान, मुझे बेटे बहू का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बहू हमारे लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती थी? तुम दिन भर से अस्पताल में व्यस्त थी और आकर खाना बनाया है। मैं देख रहा हूँ जब से आई हो बहुत कम खाना खा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहरों में घर छोटे छोटे होते हैं, इतना चलना फिरना नहीं होता है तो खाना पचता ही नहीं, इसलिए कम खा रही हूँ। और कोई वजह नहीं है। बेटा बहू के व्यवहार को देखकर दोनों पति पत्नी अच्छी तरह समझ रहे थे कि माधुरी जी सिर्फ अपने पति के इलाज के खातिर चुप है। 2 दिन बाद पति का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाता है और उसके 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 4-5 दिनों में माधुरी जी को बेटे और बहू का रवैया समझ में आ गया था। बहू खाना बनाने में बहुत ही कामचोर है और उसे रसोई में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और और हम दोनों का खाना भी बेटे बहू को बहुत खटकता है। इसलिए बेटे बहू के रवैये को देखकर माधुरी जी ने भी खाने पीने का रास्ता निकाल लिया। अस्पताल दिखाने जाती तो फल भर कर ले जाती और ना तो खाने के लिए बहू से कहते और ना ही खुद अब खाना बनाती। वह बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और सास ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा, ना ही सास ने रसोई में जाकर कुछ बनाया। ससुर के कमरे में जाकर देखती है कि आखिरकार क्या चल रहा है, तो यह लोग बिना खाए कैसे रह रहे हैं। तब तक कमरे से बाहर आते हुए माधुरी जी दिखाई दी तो वह कहती है, माँ जी मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना देना। तो माधुरी जी कहती है, बहू तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाते पीते नहीं हो और मुझे बिना शक्कर वाली चाय बनानी नहीं आती। मुझे तो शक्कर और दूध वाली चाय ही बनानी आती है। तुम अपनी चाय खुद बना लो। और सास का जवाब सुनकर रीना हिल गई और सीधा सास के कमरे में आ धमकी। बहू ने सास ससुर के कमरे में अनार सेब जैसे फल रखे हुए देखकर हंगामा कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा है, इतना खर्च करते हैं, फल ही फल खाते हैं, और तो और उन्हें अपने कमरे में जूस के डिब्बे भी रख रखे हैं, तरह तरह के खाने के बिस्किट रखे हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं। तुम्हारे माता पिता, आज तो तुम्हें उनकी खबर लेनी ही पड़ेगी। हम तो शहर में किस तरह से पैसे बचा बचा कर चल रहे हैं और यह लोग फल में और फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इलाज में पहले से ही पैसा कम खर्च हो रहा है तो यह लोग खाने पीने में भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? महेश रीना की बातों को सुनकर आग बबूला हो जाता है। माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो केला अनार का ढेर लगा हुआ है और उसकी माँ अनार छीलकर पिताजी को दे रही थी। महेश तमतमाता हुआ कहता है, शर्म नहीं आती माँ, फलों पर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए? इतने सारे फल मंगा रखे हैं, कौन खाएगा इतने सारे फलों को? हम तो शहर में रहकर एक एक पैसा बचा रहे हैं और तुम इधर इतने सारे पैसे बर्बाद कर रही हो। तो माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार है, इसलिए उनके लिए फल मंगाए हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, अगर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो उनको कमजोरी आ जाएगी। तभी दरवाजे पर डोल बेल बजती है और रीना दरवाजा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। वह कहता है, इस घर में शिव नारायण जी ने खाना मंगवाया है। क्या उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर रीना आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर महेश को आवाज देती है, देखो महेश, तुम्हारे माता पिता कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब बूढ़ा बुढ़िया बाहर से खाना भी मंगाने लगे। महेश डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर माता पिता के कमरे में गया और तमतमाता हुआ कहता है, यह क्या है माँ, तुम घर में खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो?
शिव नारायण जी उठकर बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कान पकड़ते हुए कहते हैं, कुछ तो शर्म कर ले बेटा, तेरी बीवी 4 रोटियां खिलाती है तो तुम दोनों को जोर आता है। हम दोनों को 4 रोटियां भी तुम लोगों से खिलाई नहीं जाती, और आज जब हम अपने पैसे से बाहर से खाना मंगा कर अपना पेट भर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बेटे बहू के होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुमने तो बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। अपने फल के लिए, अपने खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। पहले तुम अपनी बीबी से 4 रोटी बनवाना सीख लो, अब मेरे ऊपर उंगली उठाना कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो। लानत ऐसे बेटे बहू पर जो अपने सास ससुर को 4 दिन का खाना और 4 रोटियां भी नहीं खिला सकते। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए किया, एक एक रुपए बचाकर तुम्हें पढ़ाया, इस काबिल बनाया। आज भी गांव में रहकर अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, तुमसे नहीं मांगता, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं फालतू का खर्च करता हूँ। बहू बेटे के घर में रहकर भूखा मरना पड़ रहा है, घर से खाना मंगवाने की जरूरत ही ना पड़ती। भगवान, अपना सारा सामान बैग में भर लो। अब हम दोनों इन दोनों के घर एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएंगे, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन बहू बेटे के घर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है तुम्हारी पत्नी अपने मायके से, तो सास ससुर को रोटी नहीं बनाकर खिला सकती। भगवान ना करे कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपने बहू बेटे के घर जाओ और वह तुम्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माधुरी जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती है। माधुरी जी अपने बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ही आहत थी। जानने से पहले बहू बेटे से कहती है कि इस घर को खरीदने में तुम्हें पिताजी ने 3 लाख दिए थे, वह सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब हम तुम्हें अपने पैसे नहीं दे सकते। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे निकलवाने के। अब हम तुम्हारे पास अपना एक भी पैसा नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बेटे बहू भगवान किसी को भी ना दे। हम अपने गांव में ही अच्छे हैं, इतना कहकर सामान उठाकर बहू बेटे के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं और दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल गए। तो दोस्तों, क्या बच्चों के लिए माता पिता के बुढ़ापे की 4 रोटियां इतनी भारी पड़ती है वह उन्हें नहीं खिला सके? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उनको माता पिता के चंद रोटियां क्यों अखरती है? अगर बेटे बहू इस तरह के हैं तो माता पिता को कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। माधुरी जी और शिव नारायण जी की तरह अपनी जिंदगी का और बुढ़ापे का फैसला करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।